दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। मुस्कुराते हुए अनिल अपने जीन्स के पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। भाई, आपका काम हो गया है। बस प्लान के मुताबिक मैं अब सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उधर से आवाज़ आया, तुम्हें तुम्हारे काम का पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन निशान को ख़त्म करने के बाद। अनिल, भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करो, आपका काम हो जाएगा। फ़ोन के दूसरे तरफ से आवाज़ आया, नहीं यार, इतने आसानी से उसे मैं मौत नसीब नहीं होने दूंगा। जैसे मेरी बहन उसके प्यार में तड़प रही थी, वैसे ही मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ। मेरी बहन के आंखों से निकले हर एक आंसू का हिसाब लूँगा। उस निशान की वजह से मेरी बहन खुदकुशी कर ली इस दुनिया को, और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बड़े बाप का औलाद था, पैसों का बहुत घमंड था उसकी माँ को। अब पता चलेगा जब पैसा काम नहीं आएगा। ऐसा करो, तुम निशान को भी किडनैप कर लो। मौका मिलते ही तुम वहीं फार्म हाउस लेकर आ जाना। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आया, जी भाई, आप जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। उसके बाद फ़ोन कट गया। उसके बाद अनिल सिटी हॉस्पिटल की तरफ फिर से चल दिया। उषा देवी, कहाँ रह गया ये लड़का? कहा था उसने, मैं पड़ोस में पहुँचते ही पहले फ़ोन कर दूंगा आपको। ना तो उसका फ़ोन आया अभी मुझे, और ना कोई मैसेज। इंतज़ार यही करती हूँ मैं। सिया माता रानी के मंदिर में दिए जला रही थी। उसी वक्त किसी लड़की का आवाज़ आया पीछे से, सिया सिया। मन ही मन ये तो आवाज़ बिल्कुल दी जैसी थी। सोचते हुए झट से पीछे पलटी, लेकिन सिया को आसपास कहीं निशान नहीं दिखी। सिया, शायद ये मेरा मन का वहम होगा। परेशान हूँ मैं दी को लेकर, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि दी मुझे आवाज़ दे रही हैं। यहाँ अरमान भी नहीं है दिखे। इतना बोलते हुए सिया पापा के पास चली गई। रूम के अंदर आते ही सिया का नज़र पापा की तरफ गया। शर्मा जी खामोश स्ट्रेचर पर आंखें बंद किए लेटे थे। पापा, कब उठोगे आप? आपके बिना दी को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सिया पापा के सिर के पास बगल में ही स्ट्रेचर पर अपना सिर रख दी और कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते कब सिया की आंखें लग गई उसे पता भी नहीं चला। अनिल सिटी हॉस्पिटल के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था। अचानक उसे याद आया, उसने तो कहा था जब तक मैं फ़ोन ना करूं तुम सोच ही नहीं रहा था। उसी अनिल का फ़ोन प्राइवेट हुआ। अनिल, शायद उसका ही फ़ोन होगा। सोचते हुए अपने जीन्स के पॉकेट से फ़ोन निकाला और कान से चिपकाया। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आया, सुनो अनिल भाई, बॉस जैसे मुझसे कहा था उन्होंने प्लान के मुताबिक मैं निशांत को हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया। वो पास के साईं मंदिर है वहीं गया है। भाई, प्लान क्यों बदल दिए? आज तो सिटी हॉस्पिटल से उस लड़की को फार्म हाउस पहुंचाना था। अनिल सोचते हुए बोला, उसका तुम फिक्र मत करो भाई। उस लड़की को कब का हॉस्पिटल से लेकर चले गए। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, एक बात समझ नहीं आया राहुल, आखिर भाई इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया उन्होंने? ये तो मुझे भी पता नहीं अनिल, क्यों लिया इसका बड़ा रिस्क उन्होंने? चारों तरफ उनको पुलिस ढूंढ रही है, फिर भी खैर, हमारा जो काम है उसे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ठीक कह रहे हो भाई। इतना कहते हुए अनिल फ़ोन काट दिया। अनिल अपना सिर खुजलाते हुए, साले इस निशांत ने भाई के बहन के साथ किया क्या होगा? शायद प्यार का चक्कर लगता है, अनिल सोचते हुए बोला और मंदिर की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद अनिल को याद आया, भाई बोल रहे थे इस निशान की वजह से उनकी बहन खुदकुशी की थी। अनिल का ध्यान अपने बाएं हाथ में पहनी घड़ी पर पड़ा। अपने बड़े आंखें करते हुए, अनिल 4 बज गए। जल्दी से निशान को किडनैप कर शिवम होटल पहुंचा देता हूँ, अपने रूम में बंद कर दूंगा। वक्त मिलते ही उषा देवी के नज़रों से बचते हुए 8 बजे से पहले भाई के फार्म हाउस पर पहुंचा दूंगा। अनिल निशान का किडनैप कर जैसे सोचा था उसके अनुसार शिवम होटल पहुंचकर निशान को अपने रूम में बंद कर दिया। जल्दी से फिर अनिल लंगड़ाते हुए उषा देवी के पास आया, जहां उषा देवी कार में 3 घंटों से बैठी थी। उषा देवी अनिल को लंगड़ाते हुए देख कार के नीचे उतर आती है। ये क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे लगी अनिल? अनिल सोचते हुए मन में मुस्कुराते हुए बोला, मैडम वो मैं शर्मा जी के पड़ोस में गया था उनके बारे में पूछने, तो आज मेरी ये हालत है। आप बैठिए कार में, मैं होटल ले चलता हूँ। उषा देवी, नहीं तुम पहले हॉस्पिटल चलो, मेरे कारण तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है,
दरअसल गलती मेरी ही है। शर्मा जी के बारे में मैं बार बार एक ही इंसान से पूछता रहा, वो भी एक लड़की से। शायद उनको ऐसा लगा हो मैं उस लड़की के साथ छेड़छाड़ी कर रहा हूँ। उषा देवी, चलो अनिल, तुम पहले हॉस्पिटल, यहाँ कोई आसपास हॉस्पिटल है? तुम्हें तो पता होगा। अनिल, आप बैठिए कार में, मैडम आपको छोड़कर मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा। उषा देवी बैठी बैठी थक गई थी, इसलिए बोली, ठीक है, तुम मुझे होटल छोड़ दो। उषा देवी को होटल छोड़ दिया, फिर कार को घुमा मेन रोड के तरफ ले लिया। उषा देवी अपने रूम की तरफ चल दी। अनिल उषा देवी के तरफ देख रहा था। जैसे ही उषा देवी ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंची तो अनिल पीछे के दरवाजे से झट से ऊपर गया और निशान को लेकर लिफ्ट से नीचे उतर गया। अनिल निशान को लिफ्ट से नीचे ले आया, लेकिन उसे कार में बैठाकर भाई बॉस के फार्म हाउस पहुंचाना था। अनिल जैसे ही दरवाजे से बाहर निकल रहा था, वैसे ही उसका ध्यान पुलिस पर पड़ा। शिवम होटल के सामने ज्वेलरी का दुकान था, जिसका नाम सादरा ज्वेलरी शॉप था। उस दुकान में लगभग 10 लाख के जेवर को लूट लिया था लुटेरे ने। यह घटना 2 दिन पहले घटित हुआ था। छानबीन में कहीं मैं पकड़ा गया तो, क्योंकि वो लुटेरा कोई और नहीं, भाई थे, और उनके साथ मैं भी था। सोचते हुए अपने जीन्स के पैकेट से अनिल फ़ोन निकाला और उसने भाई को कॉल किया। भाई कॉल उठाया। उठाते ही, तुम फिक्र मत करो, तुम बस शिवम होटल से निशान को लेकर वहाँ से निकलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आया। भाई आपको इतना बोला ही था अनिल। फिर फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आया। तुम यही सोच रहे होगे मुझे कैसे पता चला? अनिल, जी भाई जवाब दिया। अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है, तुम बस वहाँ से जल्दी निकलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से भाई का आवाज़ आया। उसी वक्त फ़ोन भी कट गया। होटल के पीछे वाला रास्ते से ही एक पुलिस वाला दरवाजे की तरफ बढ़ता आ रहा था। ये देख अनिल घबरा रहा था। अनिल वहीं खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि जो होगा सो देखा जाएगा। वो पुलिस वाला अनिल के पास खड़ा हो गया। डरो मत यार तुम, मैं हूँ राहुल, मुझे भाई यहाँ भेजे हैं। इतना सुनते ही अनिल रिलैक्स होते हुए, अब जाकर मेरी जान में जान आई। उषा देवी बेड पर बैठकर सोच रही थी, आखिर कैसे शर्मा जी के परिवार के बारे में पता करूं, वो कहाँ हैं? दूसरी तरफ सिया शर्मा जी पास थी, वो भी नींदों में खोई। तभी उसकी माँ आई दवा लेकर। सिया, बेटा, आज आवाज़ दी। सिया की आंखें नींद से खुल गई। अरमान हड़बड़ाते हुए आया। सिया की माँ उसे परेशान देखकर, क्या हुआ बेटा? अरमान सोचते हुए बोला, आंटी जी, भाई 4 घंटे से गायब हैं। मैं जाकर आसपास भी पूछा, लेकिन भाई का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगा शायद वो बाहर से आ गए हों और वो ऊपर आप लोगों के साथ हों। उसी वक्त शर्मा जी के शरीर में हलचल हुआ। सिया खुश होते हुए डॉक्टर के केबिन की तरफ भागी। केबिन के पास पहुंचते ही दरवाजे को खटखटाई। डॉक्टर से अंदर से आवाज़ दिए, कमिंग। सिया दरवाजे को धक्का देकर अंदर गई। डॉक्टर, क्या हुआ? सिया हड़बड़ाते हुए, पापा के शरीर में हलचल हुआ अभी। आप चलिए डॉक्टर। पापा, डॉक्टर जी चलिए। ये चमत्कार हुआ कैसे हुआ? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था शर्मा जी के शरीर में कोई हलचल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो शर्मा जी कोमा में चले जाते या उनके शरीर को लकवा मार देता। डॉक्टर को सिया अपने साथ शर्मा के पास ले जाई। डॉक्टर चेकअप किए शर्मा जी का। उसके बाद उन्होंने कहा, उम्मीद कर सकते हैं शर्मा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। बस इनको तनाव और चिंता से बचा कर रखने की कोशिश कीजिए। समय से दवा देती रहें। शर्मा जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के जाने के बाद सिया अरमान का हाथ पकड़ रूम से बाहर ले आई। अरमान जी, आपको कुछ बताना है। अरमान जी बोलिए। मुझे मेरे फ़ोन पर निशा दी के नंबर से कॉल आया। सिया आश्चर्य होते हुए अरमान को बता रही थी। अरमान अपना सिर पकड़ खड़ा था। अचानक मेरे सिर में दर्द क्यों होने लगा? सिया अरमान के बात को बीच में काटते हुए, आप बेकार में चिंता क्यों कर रहे हैं अरमान जी? चाहिए मेरे साथ डॉक्टर के पास पेन किलर देंगे, आप खा लेना, बहुत जल्द आपको आराम मिल जाएगा। अरमान, अरे आप कुछ बोल रही थी सिया जी। छोड़िए उस बात को। पहले सिया थोड़े गुस्से में बोली और अरमान को नीचे लेकर आई। नर्स की मदद से सिया दवा लेकर अरमान को खिला दी। वो दोनों फिर वापस ऊपर आ गए। अब बोलिए जो बोल रही थी। अरमान सिया की तरफ देखते हुए बोला, सिया आप पहले कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद मैं बता दूंगी। अरमान, नहीं, आप मुझे अभी बताओ। तभी सिया की माँ उसे आवाज़ देती है, सिया बेटा। सिया, जी माँ, मैं अभी आई।
अरमान जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे अंदर जाना है, मम्मी बुला रही। आप बता रही मुझे? अरमान गुस्से में आकर सिया से बोला। सिया बेटा। माँ फिर से आवाज़ लगाई। सिया अपना हाथ छुड़ाते हुए माँ के पास गई। देखो बेटा, फ़ोन किसका आ रहा? पापा के फ़ोन पर। सिया फ़ोन हाथ में उठाई। फ़ोन के स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। सिया कॉल को रिसीव कर फ़ोन को अपने कान से चिपकाई। हेलो बोलने वाले ही थे, तभी उधर आवाज़ आया, समधी जी, 10 लाख रुपए तो आपने दे दिया, मगर गहने कब दे रहे हैं? इतना सुनते ही सिया के हाथ से फ़ोन छूट गया। आंखों में आंसू लिए माँ की तरफ देखी और बोली, माँ, 10 लाख रुपए? माँ नज़रें झुका ली। सिया माँ के पास आई, उनके हाथ को पकड़ के अपने तरफ घुमाया। माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रही, जवाब दो मुझे। 10 लाख रुपए और ये गहने? सिया रोते हुए, मैं आपसे कुछ पूछ रही, मुझे कृपया बताओ माँ, आखिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? पापा तो खुद के सारे पैसे, जहाँ तक मुझे याद है माँ, वो तो सारे पैसे न्यू बिजनेस में लगा दिए हैं। बैंक से तो उनको लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि पापा पहले ही ले चुके थे। अब आप मुझसे नजरें मत चुराओ माँ, सच सच बताओ, जो भी बात है, कहीं देर ना हो जाए। और आप और पापा ऐसे घर में दी का रिश्ता कैसे कर सकते हो, जहाँ इतने लोग लालची लोग भरे पड़े हैं? आपने अपनी बेटी का सौदा किया है माँ, दहेज देकर। सिया अपने माँ से बोल रही थी। माँ, मन मन ही मन लगता है सिया को सब सच्चाई बता देना चाहिए। पैसे कहाँ से आए थे? माँ, बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी दीदी के रिश्ते के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है। बोलते हुए माँ बहुत रोने लगी। सिया अपना हाथ सिर पर रखते हुए, यह क्या किया आप दोनों ने? दी कभी भी इस रिश्ते के लिए मानती? जब उनको पता चलता पापा घर को गिरवी रख कर रिश्ता जोड़ा है। माँ, आप मुझे उन लड़के वालों का घर का एड्रेस दीजिए, मैं अभी जाकर पैसे लाती हूँ। सिया और उनकी माँ शर्मा जी के पास ही खड़ी थी। सिया माँ से एड्रेस लेकर जैसे ही दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाई, पीछे से शर्मा जी की हल्के हाथों से सिया का दुपट्टा पकड़ लिया। झट से सिया पीछे पलटी। देखा शर्मा जी अपने सिर को हिलाते हुए ना में इशारा कर रहे थे। शर्मा जी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ बाहर नहीं निकल पाया। सिया शर्मा जी के हाथ को अपने हाथ में ली। पापा, पापा, आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं रुक गई, नहीं जा रही उन लोगों के पास। आपके सामने ये एड्रेस भी मैं फाड़ दी। पापा को दवा खिलाना है ना माँ? अरमान सोचते हुए, भाई अभी तक यहाँ नहीं आए, नीचे जाकर देखता हूँ, शायद यहीं कहीं होंगे। शर्मा जी अरमान को नहीं देखे थे। शर्मा जी को दवा खिला। सिया आप आराम कीजिए पापा। दूसरी तरफ भाई के आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। अनिल राहुल की मदद से पुलिस और सबसे नजरें बचाते हुए कार में बैठा दिया। शिवम होटल से लगभग बॉस भाई का फार्म हाउस 8 से 20 किलोमीटर दूर था और उस रास्ते पर बहुत ट्रैफिक भी लगती थी। राहुल, तुम चलो अनिल भाई, मैं रात को वहीं मिलता हूँ भाई के फार्म हाउस पर। अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, निकलो जल्दी अब अनिल। ठीक है बोलकर कार को टर्न करते हुए कार को मेन रोड की तरफ ले लिया और भाई के फार्म हाउस की तरफ चल दिया। उषा देवी अपने रूम से बाहर निकलकर बालकनी में आई। ताज़ी हवा में रूम में उनको घुटन महसूस हो रहा था। सूरज ढल चुका था। धीरे धीरे अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। जब उषा देवी को अच्छा महसूस हुआ तो वो अपने रूम की तरफ आ रही थी। जैसे ही अनिल के रूम के सामने आई तो उषा देवी के पैर से कुछ टकराया। वो नीचे झुक कर देखी तो एक घड़ी नीचे पड़ी थी। उस घड़ी को आश्चर्य से देखते हुए झट से अपने हाथ में उठा ली। ये घड़ी तो निशान की है, जो उसके पापा ने उसे जॉब लगने पर तोहफा के रूप में दिया था। उषा देवी सोचते हुए, लेकिन ये घड़ी यहाँ कैसे आई? निशान तो मिथिला में था और वो तो पटना अकेले भी नहीं जा सकता। फिर ये घड़ी पटना में क्या कर रही है? अपने आसपास देखी तो उसे निशान नहीं दिखा, लेकिन एक पल को उषा देवी को एहसास हुआ जैसे निशान से मुलाकात हो जाएगी। वो घड़ी लेके अपने रूम में चली गई। उषा देवी अपने रूम में बेड पर बैठी थी और परेशान होते हुए अपने फ़ोन में बार बार किसी का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। शर्मा जी इशारे में सिया से उन्होंने पूछा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? सिया बिना कुछ सोचे झट से बोली पड़ी, वो तो दी घर आ गई, वो बहुत थक गई थी। इतना बोलते हुए सिया शर्मा जी के तरफ देखी तो शर्मा जी सो चुके थे। सिया लंबी सांस लेते हुए, शुक्रिया भगवान जी। माँ, मैं अभी अरमान जी के साथ उन लड़के वालों के घर जाती हूँ
और अपना पूरा पैसा ले आती हूँ। माँ, तुम कल चली जाना बेटा, इतनी रात को किसी का घर जाना सही बात नहीं है। अगर समाज में ये बात फैल गई तो हमारी कुछ इज्जत नहीं रहेगी समाज में। तुम लड़के वालों के घर दहेज के पैसे लेने गई थी, तुम्हारा हाथ थामने वाला भी कोई नहीं मिलेगा बेटा। अच्छा ठीक है माँ, रात को नहीं जाती मैं, लेकिन कल तो ज़रूर जाऊंगी। माँ नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, मीता के पापा जाकर पैसे लाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अंकल के साथ अरमान जी भी ज़रूर जाएंगे। अनिल ट्रैफिक से जूझते हुए भाई बॉस के फार्म हाउस की तरफ चल दिया। चौराहे से जहाँ से कुछ ही दूरी पर था फार्म हाउस। कुछ समय बाद एक बहुत बड़े बंगले के पास कार रुका, जो बाहर से देखने में काफ़ी सुंदर था, लेकिन साफ साफ प्रतीत हो रहा था ये बंगला काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। दरअसल भाई पिताजी के गुजर जाने के बाद 6 साल बाद ये बंगला खुला था। बंगले के बाहर भीतर मकड़ी के जाले चारों तरफ फैला था। अनिल सोचते हुए भाई से फार्म हाउस को क्यों चुना। भाई के पास तो बहुत से फार्म हाउस हैं, लेकिन उन्होंने यही क्यों चुना। शायद इसलिए कि उनकी बहन यही खुदकुशी की थी, और फिर बेटी के जाने के गम में पिताजी भी उसी बंगले में अपना दम तोड़ा था। शायद इसलिए भाई, खैर मुझ उससे क्या। फिर अनिल बंगले के अंदर कार को ले गया। कार को पार्किंग एरिया में लगाकर भाई को कॉल करने वाला ही था। उसी वक्त उसके फ़ोन पर मैसेज आया, जिसमें लिखा था, तुम निशान को लेकर बंगले के अंदर जाओ। अपना फ़ोन जींस के पैकेट में रखते हुए अनिल कार के दरवाजे को खोला। उसके बाद निशान को कार से उतार बंगले के अंदर ले गया। भाई के आदमी, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अब तुम अपने अगले प्लान को अंजाम दो। वो तो मैं कर दिया हूँ, बस उषा देवी को जेल पहुँचाना है मुझे। अनिल शिवम होटल पहुँचता है। उषा देवी के रूम के बाहर कर खड़ा हो जाता है। अनिल दरवाज़ा नॉक करता है। उषा देवी अंदर से आवाज़ दी, उषा देवी कौन? अनिल मन ही मन मुस्कुराते हुए, मैडम मैं हूँ अनिल, आपके लिए खाना ऑर्डर कर दूँ? उषा देवी, नहीं, मेरा खाने का मन नहीं है खाना, तुम खुद के लिए खाना ऑर्डर कर लो या बाहर किसी रेस्टोरेंट्स में जाकर खा लो, पैसे की बिल्कुल चिंता मत किया करो। अनिल, नहीं मैडम, मैं खाकर आया हूँ। उषा देवी अंदर से पूछी, तुम्हारा दर्द कैसा है? अनिल कुछ सोचते हुए जवाब दिया, सब ऊपर वाली की और आपकी मेहरबानी है। नेक्स्ट डे, शर्मा जी, बेटा निशा नहीं आई आज भी। सिया पापा से नज़रें चुराते हुए, पापा दी आई थी, लेकिन आप उस वक्त सो रहे थे। दी आपको नींद से जगाना नहीं चाहती थी। शर्मा जी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन रुक रुक कर बोलने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त उनकी सांसें अटक जाती थी। शर्मा जी रुक रुक कर जो बोल रहे थे, वो भी आवाज़ उनके मुंह से नहीं आ रही थी। सिया, पापा आराम कीजिए, वरना और आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। पापा मेरी फिक्र मत करो बेटा। सिया, मैं ठीक हूँ, इशारा करते हैं शर्मा जी। सिया, मुझे पता है आप कितना ठीक हैं, आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। पापा इशारे में, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करना है। शर्मा जी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिया पापा के बात को बीच में काटते हुए, सिया आप आराम कीजिए पापा, शायद ज़्यादा बोलने से आपकी आवाज़ अटक रही और अब तो खांसी भी तेज होने लगी है। उसी वक्त वहाँ अरमान आया, जिसे शर्मा जी देखकर, पापा ये कौन है बेटा? सिया से इशारे में ही पूछते हैं। सिया ऐसा देखकर दंग रह गए। कुछ सोचते हुए बोले, सिया पापा आप इन्हें नहीं जानते क्या? शर्मा जी सिर ना में हिलाए। अब क्या हो गया पापा को मन ही मन सोच रही थी। डॉक्टर से बात करना पड़ेगा मुझे। अरमान सिया को इशारा कर बाहर बुला लेता है। अरमान परेशान दिख रहा था। सिया क्या हुआ? अरमान जी, निशान जीजू का कुछ पता चला? अरमान खुद को दोषी ठहराते हुए, सब मेरी गलती है, वरना आज मेरा भाई मेरे साथ होता, ना मैं उनको अकेले छोड़ता और ना आज गायब रहते। सिया, इसका मतलब जीजू का अभी कुछ पता नहीं चला? अरमान, नहीं सिया जी, अभी गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवा कर आ रहा हूँ स्टेशन से। पुलिस भाभी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं कर पाया है। अनोन नंबर से शर्मा जी को कॉल आया। उस वक्त शर्मा जी का फ़ोन सिया के हाथों में ही था। सिया कॉल को रिसीव कर फ़ोन को अपने कान से चिपकाई ही थी। उधर से आवाज़ आई, पापा आप मुझे बचा लो, पापा आप मुझे बचा लो, वरना मुझे ये लोग मार देंगे। सिया कुछ बोल पाते उससे पहले कॉल कट गया। सिया ऐसे ही खड़ी थी जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। अरमान सिया को अपने दोनों हाथों से पकड़कर
सिया जी क्या हुआ बोल, जोर से हिलाया। सिया होश में आई। अरमान जी, दी के जान को खतरा है। सिया रोते हुए अरमान से लिपट गई। अरमान, सिया खुद को संभालो, अभी रोने का वक्त नहीं है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, सारी बातें पुलिस को बताते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए उनको। नीचे जाने के लिए एक कदम बढ़ाए ही थे दोनों, पीछे से सिया की माँ आवाज़ दी। सिया झट से पीछे मुड़ी। माँ पास आकर खड़ी थी। बेटा कहाँ चली? सिया, माँ अभी आई पुलिस स्टेशन होकर। माँ परेशान होते हुए, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? जी माँ, सब ठीक है, बस पुलिस स्टेशन में हमें बुलाया गया है। उसी वक्त डॉक्टर अनूप शाह आए। शर्मा जी पहले से ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन जो कल मैंने चेकअप किया था उसमें एक और बात सामने आया है। डॉक्टर अपने हाथ में रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोल रहे थे। सिया घबराते हुए, कौन सी बात डॉक्टर? डॉक्टर, शर्मा जी जब बेहोश होकर नीचे गिरे थे उसी वक्त उनको बहुत गहरा चोट सिर पर लगा था, वो भी दिमाग के पिछले हिस्से पर। लेकिन इससे पहले भी इनको बहुत गहरा चोट लगा था, जिसकी वजह से शर्मा जी को कुछ बातें याद होगी तो कुछ बातें भूल गए होंगे। सिया की माँ अपना सिर पीटने लगती है। मेरी किस्मत फूटी है, मेरे परिवार को जाने किसकी नज़र लग गई है। खुशियाँ ज़्यादा समय तक टिकती ही नहीं। सिया अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। शांत हो जाओ माँ और खुद को संभालो। सिया, डॉक्टर क्या पापा अब हमेशा ऐसे ही हमेशा होगा? डॉक्टर, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। सिया, माँ आप पापा के पास रहना, मैं पुलिस स्टेशन होकर अभी आती हूँ। बिल्कुल चिंता मत करो, माँ पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ किडनैपर से बचकर उसके फ़ोन से ही पापा को फ़ोन निशा की थी, लेकिन कुछ शब्द ही बोल पाई थी और निशा पकड़ी गई। निशा रोते हुए, आप लोग कौन हो? आपसे मेरी क्या दुश्मनी है? मुझे किडनैप को क्यों किया गया है? मुझे जाने दो यहाँ से, मेरे परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे। किडनैपर में से एक लड़का हंसते हुए, तुम्हें किडनैप छोड़ने के लिए नहीं किया गया है, बस देखती जाओ आगे आगे होता क्या है, सब समझ जाओगी तुम। उसी वक्त भाई वहाँ आता है। क्या हुआ गौरव? गौरव भाई सबसे भरस पसंद दोस्त जिसे अपने भाई के जैसा प्यार करता है। गौरव, कुछ नहीं यार, लेकिन किडनैपर होने का वजह जानना चाहती है। बता दूं क्या, ये मेरी भाभी बनने वाली है। भाई गुस्से में, पहले तो इस लड़की के मुंह पर टेप लगाओ, इस लड़की का चिक चिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई निशा के सामने जाकर घुटने के बल बैठ जाता, आंखों में आंखें डालकर, वेट इन वॉच, बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें किडनैप क्यों किया गया है। तुम ही तो मेरी आखिरी मोहरा हो, जिसके जरिए अपना बदला पूरा कर पाऊंगा। अनिल पुलिस को फ़ोन किया। उसने पुलिस से कहा, आप जिस अपराधी को ढूंढ रहे हैं वो अभी शिवम होटल में मौजूद है। पुलिस, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन से अपराधी के बारे में बात कर रहे हो? अनिल, वही अपराधी जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मेरा मतलब है कि शारदा ज्वेलरी शॉप में जिस गहने को लूटा गया था, उस गैंग का मुख्य नायिका इस वक्त शिवम होटल में मौजूद है, जिसने शारदा ज्वेलरी शॉप को लूटा। पुलिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपका नाम? मैं इस मदद के लिए प्रोत्साहन राशि। अनिल पुलिस की बात को काटते हुए, सर आम खाइए, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं? इतना बोल अनिल फ़ोन काट दिया। उषा देवी अपने पति को फ़ोन कर रही थी, जो बिजनेस के सिलसिले में बिहार से बाहर गए हुए थे। नंबर निकालकर कॉल डायल की और फ़ोन को अपने कान से लगाई। उसी वक्त उषा देवी के फ़ोन का नेटवर्क चला गया। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर लिखा था, मिथिला की गौरव किसी से बात कर रहा था। सुनो, काम ध्यान से होना चाहिए, समझा? मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए, वरना जानते हो ना भाई का गुस्सा। गौरव रूम के बाहर खड़ा था जहाँ निशा बंद थी। उसी वक्त भाई वहाँ आता है। भाई, गौरव तुम यहाँ, अभी क्या हुआ? तुम्हें तो मैंने निशान को अपने नज़रों के सामने रखने के लिए कहा था। गौरव, बस वहीं जा रहा हूँ भाई। जा ही रहा था तो अनिल का फ़ोन आया। भाई तुम जाओ, उस जीवन वर्मा के बेटे के ऊपर नज़र रखो। निशा उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई। यहाँ निशान जी को भी उसी वक्त भाई आता है और निशा के बात को बीच में काटते हुए, उसी से तो मुझे बदला लेना है। ये लो खाना खा लो। खाने की प्लेट निशा के सामने रखते हुए कहा, वरना तुम्हारे परिवार के साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। निशा गुस्से में खाने के प्लेट को उठाकर फेंक दी। मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना है। मैं तुम्हें कितनी बार मना करूं?
मेरे परिवार से तो तुम दूर ही रहना, समझे। भाई घुटने के बल बैठ जाता है। ठीक है निशा के सामने और पास निशा की आंखों में आंखें डालकर, तुम्हें मुझसे खौफ बिल्कुल नहीं है। बता दो तुम्हारे पापा सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, कहो तो ऊपर पहुंचा दूँ। निशा गुस्से में आकर एक थप्पड़ भाई के गाल पर जड़ देती है। खबरदार अगर तुमने मेरे परिवार के ऊपर अपनी बुरी नज़र डाली तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थप्पड़ खाने के बाद भाई गुस्से से लाल हो गया और पीछे से निशा का बाल पकड़ लिया। निशा भाई का हाथ पकड़ छुड़ाते हुए, छोड़ो मेरा बाल, समझे, अपनी हद में रहो और जितना कहा जाए तुमसे उतना किया करो। भाई निशा के बाल को छोड़ पीछे धक्का देते हुए कहा, भाई खुद को समझ क्या रखा है तुमने, तुम अभी जानती नहीं हो मुझे। ऐसे कितने लोगों को मैं रास्ते पर ला चुका हूँ, जोश में होश खो देते हैं। भाई वहाँ से चला जाता है। निशा सिर नीचे कर कुछ सोच रही होती है। किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, सामने देखा तो गौरव और उसके हाथ में खाने का प्लेट था। खाना खा लो भाभी, भाई भेजे हैं, गौरव बोला। निशा गुस्से में, मुझे नहीं खाना है और मुझे तुम बात बात पर भाभी कहना बंद करो, समझे। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। खुली आंखों से सपने देखना जितना जल्दी हो सके बंद कर दो, वरना सपने टूटकर मोतियों की भांति बिखर जाएंगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी भाभी नहीं बनूंगी। भाई दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। ये सारी बातें सुनकर गुस्से में तेजी से अंदर आया, जिसे निशा देखकर सहम गई और चुप भी। भाई गुस्से में, अभी तो मैं सिर्फ सोच रहा था कि तुमसे शादी करूंगा बदला लेने के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। तुमसे शादी करने के बाद मेरा तो वैसे भी बदला पूरा हो जाएगा। आधा सुना है तुमसे निशांत बहुत प्यार करता है। माँ रिश्ता तोड़ चुकी हैं लेकिन फिर भी वो तुमसे रिश्ता जोड़ने आया था। बहुत मज़ा आएगा जब तुमसे मेरी शादी होगी और वो तुमसे दूर खड़ा रोता रहेगा, तब जाकर मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। वो हत्यारा है और उसे तो सज़ा मिलकर रहेगी। निशा गुस्से में खड़ी हो गई। मैं तुमसे कोई कीमत पर शादी नहीं करूँगी, जो करना है कर लो। मेरे दिल में सिर्फ निशांत जी रहते हैं और उनका ही नाम मेरे दिल पर लिखा है। भाई आंखें दिखाते हुए, भाई निशा के चारों तरफ घूमते हैं। जिसका नाम तुम्हारे दिल पर लिखा है ना, तुम्हें उसी को बचाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर शादी नहीं की तो मुझे निशांत के सांसों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। भाई निशा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए एक दरवाजे के पास रुका। दरवाजे के अंदर देखो तो सही। निशा दरवाजे के उस पार देखी तो निशा की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई से हाथ छुड़ाते हुए निशा, निशा छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो निशांत जी के पास। भाई दरवाज़ा बंद करो गौरव। निशा का हाथ पकड़ भाई उसके रूम में लाकर आगे से दरवाज़ा बंद कर दिया। निशा रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि भाई के मर्जी के खिलाफ जाए, चाहे वो इंसान गौरव क्यों ना हो। निशा रोते रोते दरवाजे के ही पास दरवाजे से लगाए निशान के बारे में सोच रही थी। निशान जो दूसरे रूम में बेहोश पड़ा था। बहुत दिन बाद निशा निशान को देखी थी। निशा मन ही मन खुद से बोल रही थी और रो रही थी, मैं तो सोच रही थी तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मुझे पता नहीं था पटना मेरे लिए आए थे। पुलिस शिवम होटल में छापा मारने आया। शारदा ज्वेलरी शॉप के केस के मामले में जानकारी मिलने के अनुसार पुलिस आते ही रिसेप्शन पर गया। रूम नंबर 25 किस तरफ है? शिवम होटल का मैनेजर, क्या हुआ सर, आप लोग यहाँ? पुलिस, आपसे जितना पूछा जाए उतना कीजिए। मैनेजर, जी सर, चलिए दाएं तरफ। पुलिस रूम नंबर 25 के पास रुका, दरवाजे को नॉक किया। दरवाज़ा उषा देवी खोली। अचानक पुलिस को अपने रूम के बाहर देखकर भौचका गई। पुलिस रूम में देखा तो उषा देवी अपना सामान पैक कर सूटकेस बेड पर रखी थी। ये देख पुलिस, आप तो भागने के प्लान में थी। उषा देवी, आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? पुलिस, वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। कमरे की तलाशी लो संगाराम। कमरे की तलाशी के दौरान शारदा ज्वेलरी शॉप से गायब सारे गहने बरामद हुए। पुलिस, ये क्या है? उषा देवी ये सब देखकर हक्का बक्का थी। उषा देवी को समझ नहीं आ रहा था। उषा देवी, देखिए इंस्पेक्टर, ये मेरे नहीं है और मैं नहीं जानती हूँ ये गहने इस रूम में कहाँ से आए। पुलिस, चोर पकड़े जाने के बाद
सभी यही कहते हैं, ये मेरे नहीं हैं, इन्हें गिरफ्तार करो। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मशहूर बिजनेसमैन की पत्नी उषा देवी गहने चुरा कर भाग रही थी मिथिला। भाई जोर जोर से हंस रहा था न्यूज़पेपर में उषा देवी की गिरफ्तारी के बारे में पढ़कर। भाई ये खबर जब निशान को सुनाने गया तो निशान भाई को देखकर, निशान तुम? निशा भाई के हंसते आवाज़ को सुन सोच रही थी, ऐसा क्या हुआ है जो ये खलनायक जोर जोर से हंस रहा है। कभी ऐसे हंसते हुए कभी नहीं देखी। लेकिन खैर मुझे उससे क्या। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भाई बहुत खुश था और ये खबर निशान को सुनाने उसके पास जा पहुंचा। निशान होश में आ गया था। रस्सी से बंधे हाथ पैर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त अचानक रूम का दरवाज़ा खुला। भाई तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन ये रस्सी नहीं खुलने वाला, निशान के सामने पेपर पटकते हुए बोला। ये बात सुनकर निशान ऊपर नजरें उठाकर देखता है। उस इंसान को देखने के बाद निशान की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने झुंझलाते हुए, निशान तुम? भाई हाँ मैं। याद तो है ना मेरे बारे में, या तुम मुझे भूल गए? जॉब छोड़ा बस कुछ ही महीने हुए हैं मुझे। उसके बाद भाई जोर जोर से हंसने लगा। निशांत रस्सी से खुद को छुड़ाते हुए, अच्छा तो वो तुम हो वो इंसान जिसने मेरी किडनैप करवाया? भाई मुस्कुराते हुए थोड़ा नीचे झुका, हाँ वो मैं ही हूँ। आंखों में आंखें डालकर बोला, वापस खड़ा हो गया। पहले सामने पड़ा, एक बार नजरें न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर तो अपनी नज़र डालो। निशान न्यूज़पेपर की ओर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। निशान भाई की तरफ देखते हुए बोला, ये सब किया धारा तुम्हारा ही है और चोरी के इल्ज़ाम में तुमने मेरी माँ को फंसा दिया। तुमसे ये उम्मीद तो था नहीं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो मेरे साथ? किस गलती की सज़ा दे रहे हो मुझे और मेरे परिवार को? तुम्हारी होने वाली बीबी भी यही है, लेकिन अब वो मेरी होने वाली बीबी है। भाई षड्यंत्र भरी निगाहों से निशान को देखते हुए बोल रहा था, फिक्र मत करो, वो अब तुमसे नहीं मुझसे शादी करना चाहती है। निशान घुटनों के सहारे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गुस्से में आकर भाई को पीछे से धक्का देना चाहा। धक्का निशान देने वाला ही होता है, तो इन मौके पर गौरव आकर भाई को अपनी ओर खींच लिया। एक थप्पड़ जोर से भाई निशान के गालों पर दिया। शुक्र है तुम बच गए। मजबूर हूँ, वरना तुम्हें मैं अभी के अभी जान से मार देता। लेकिन निशान तुम पैसों के लिए इस हद तक गिर जाओगे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक लड़की का इस्तेमाल किया मुझसे पैसे लेने के लिए। निशा से शादी करने की सोच रहे हो तो बता दो, वो मुझसे प्यार करती है। तुम्हें वो कभी नहीं अपनाएगी और ना कभी शादी करेगी। भाई तेजी से निशान के पास जाकर खड़ा हो गया। गुस्से में चेहरा लाल हो गया था। अपने बड़ी आंखों फैलाते हुए भाई ने कहा, उस वक्त तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी जब तुम एक लड़की को बीच सड़क पर रोते छोड़ गए थे, जहाँ वो प्यार की भीख मांगती रही, घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन तुम पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। निशांत मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो या क्या समझना चाहते? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? भाई दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहा था। जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, झट से पीछे मुड़ा। काव्या सगवान, तुम्हें याद तो होगी। भाई के आंखों में आंसू छलक आए थे। काव्या का नाम लेते ही निशान के चेहरे से रंग ही उड़ गया था, जैसे निशान को सांप सूंघ गया हो। भाई वहाँ से चला गया। निशान को अपना अतीत सब कुछ याद आने लगा। काव्या एक बार बोलकर निशान खामोश आंखों में आंसू लिए दीवार के सहारे बैठ गया। बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। गौरव भाई, कल दीदी के भाई, मुझे सब याद है मेरे भाई का। कल क्या है? इस मौके पर कल मैं शादी करूंगा निशा से। अभी जाकर बाजार से शादी का सामान लेकर आओ। अपने साथ कुछ आदमियों को भी लेते आना। गौरव बाजार निकल गया, लेकिन भाई ने पंडित जी को फ़ोन करवाया। कल मुझे हवन करवाना है, आपको याद है ना गुरुजी? गुरुजी, मुझे सब याद है बेटा। अमित भाई, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ कल के दिन को। मैं इस दिन काव्या बेटा के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए हर साल कल के दिन हवन कराता हूँ। आप आ जाना मैं बताए जगह पर। गुरुजी, अमित भारी आवाज़ में कहा।
इस बार आपको श्राद्ध के साथ मेरी शादी भी करवाना है, आपको जल्दी आना। गुरुजी, लेकिन बेटा शादी कल क्यों? कल श्राद्ध है तुम्हारे घर में और कल शादी करना सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अमित, आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए गुरुजी, कहकर फ़ोन काट देता है। काव्या सागवान। कॉलेज के दिनों में निशान से काव्या की मुलाकात हुई थी। दोनों बीएससी का स्टूडेंट थे। काव्या दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत होनहार थी। नफ़रत और टकरार के बीच कब दोनों एक दूसरे के करीब आए, दोनों को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लास्ट ईयर ख़त्म होने को आ गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ दोनों के बीच की कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही कुछ महीने के बाद काव्या सागवान की मृत्यु हो गई। गौरव बाजार से सभी सामान को लेकर आया। अमित हॉल में सोफे पर बैठा, सिर को सोफे से लगाए आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। गौरव हॉल में ही टेबल पर सामान रखा। भाई, आपने जो बोला था मैं वो बाजार से ले आया, बोलते हुए रिलैक्स होकर आराम से सोफे पर बैठ गया। अमित का जवाब गौरव को नहीं मिला। गौरव मन ही मन सोच रहा था, शायद भाई की आंखें लग गई हैं। निशा को पता चल गया था कि कल अमित के साथ शादी होने वाली है। आज गौरव बाजार गया था तो शादी का जोड़ा भी लाया होगा। निशा मन ही मन सोच रही थी, अगर शादी का जोड़ा रहेगा ही नहीं तो दुल्हन पहनकर बैठेगी क्या। निशा को एक तकरीब आया। उसी वक्त गौरव को कॉल आया तो वो बात करते करते बाहर निकल आया गार्डन में। निशा टेबल से शादी का जोड़ा आहिस्ता से चुरा कर उसने मंदिर में जल रही दिए के लौ से शादी के जोड़े को एक तरफ से जला डाली। फिर चुपके से वैसे ही समेट कर शादी के जोड़े को निशा टेबल पर रख वो उसी रूम में चली गई जहाँ थी। जाकर खुद को रस्सी से बांध लिया। भाई, अमित की गलती की वजह से निशा जिस रूम में बंद थी उस रूम का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ था। निशा मन ही मन सोच रही थी, मैं तो हंसने का राज पता करने गई थी, लेकिन अखबार की जगह मुझे अच्छा हुआ जो शादी का जोड़ा मेरे हाथ लग गया, वरना क्या होता मेरा कल। निशान गुमसुम दीवार के सहारे बैठा बैठा अपने अतीत में खोया था। आंखों में आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बिना मौसम की बरसात होना। निशांत बहुत मुश्किल से उसे महसूस करना छोड़ दिया था, लेकिन आज फिर से तेरी याद आई। कुछ बड़बड़ाते हुए निशांत उस लम्हे में खो गया जब वो काव्या सागवान से मिला था। कॉलेज का पहला दिन था। उस दिन सभी स्टूडेंट बहुत दूर दूर से कॉलेज में आए थे। सभी कॉलेज के गार्डन में बैठकर अपना अपना सभी दोस्त बना रहे थे, क्योंकि 3 वर्ष का लंबा सफ़र जो तय करना था। सनशाइन कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में स्थित है और पूरे बिहार में उस कॉलेज का बहुत नाम भी, बहुत मुश्किल से वहाँ मुझे एडमिशन मिला था। सभी स्टूडेंट का पहला दिन था तो एक दूसरे से हाय हेलो, तुम कहाँ से आए हो, यही सब चल रहा था। मैं उन सब से दूर बैठा अपने किताबों के पन्ने के उलट पुलट कर रहा था। मेरी नज़रें बुक पर ही टिकी थी। उसी वक्त तुम्हारा आना हुआ अपने कुछ दोस्तों के साथ। उनमें से किसी एक लड़की ने कहा, लड़कियों से बात करने के चक्कर में यहाँ बैठा है बेचारा, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी नज़रें मेरी ओर ही थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं उठ खड़ा हुआ और तुम्हें गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद मेरा दूसरी तरफ सिया को मिता का फ़ोन आया। मिता, हेलो सिया, तुम कैसी हो? सिया, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ कैसी हो? और अजीत जीजू कैसे हैं? मिता, हम दोनों ठीक हैं। सिया, तुमसे एक बात कहनी थी, जिसके लिए तुझे कॉल की वही बात मेरे दिमाग में निकल गई। हे भगवान, सिया सोचते हुए, कौन सी और कैसी बात मिता? मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मिता, तुझे सच में नहीं पता है क्या हुआ है? सिया गुस्से में, अगर तुम्हारा ये कोई नया मजाक है तो बोल दो, वरना मैं कॉल कट कर दूंगी। मिता, अरे अरे, इतना तीखी मिर्च क्यों बन रही हो? तो सुनो, निशा दी की सासू माँ उषा देवी जो होने वाली थी, वो जेल में कैसे गई, अखबार में छपा। सिया मीता के बात को बीच में काटते हुए, ये क्या बोल रही हो? सही से बताओ बात को, जो मुझे समझ में आए। मीता, तुम बोलने को तो दो, बात खत्म होने से पहले बीच में टपक जा रही। अच्छा अब बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रही। सिया बोली, मीता,
उषा देवी जेल कैसे गई? अखबार में छपा न्यूज क्या सच में है? उन्होंने पटना के नामी शारदा ज्वेलरी शॉप को लूटी थी। आज वो जेल में बंद है। सिया अपने बड़े आंखें करते हुए, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा सुन मीता, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सिया रूम से बाहर निकल कर आई, अरमान को ढूंढते हुए। अरमान गुमसुम खिड़की के पास खड़ा उससे बाहर तितलियों को बहुत ध्यान से देख रहा था। ढूंढते ढूंढते सिया अरमान के पास आकर खड़ी हो गई। पीछे से सिया आवाज़ लगाई धीरे से, अरमान जी। लेकिन अरमान कुछ बोलता नहीं है। फिर सिया धीरे से अरमान के कंधे पर अपना हाथ रखी। अरमान होश में आया, सिया को सामने देखकर उसे लिपट गया। सिया सोचते हुए, अरमान जी को बताऊं या रहने दूं? अगर नहीं बताई तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। सिया, अरमान जी आपसे कुछ कहना था। इससे पहले अरमान कुछ बोलता, सिया का ध्यान कुछ दूर रखा कुर्सी पर गया जिस पर आज का न्यूज़पेपर रखा गया था। अरमान को संभालते हुए कुर्सी तक ले गई और उसके हाथ में वो अखबार पकड़ा दी। दूसरी तरफ निशा अपने कल आज में खोई थी। भाई गौरव के हाथों में निशा को शादी का जोड़ा भेज दिया। भाई मन ही मन, क्या मैं सही कर रहा हूँ? इससे एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अपना सिर पकड़ भाई अपने रूम में बैठ सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया तो मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अरमान अखबार के हेडलाइंस को पढ़ने के बाद सिया के साथ पटना पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सिया की मदद से अरमान वकील को भी बुला लिया, लेकिन जमानत याचिका खारिज हो गया क्योंकि उषा देवी पर चोरी के इल्ज़ाम के साथ शारदा ज्वेलरी शॉप के गार्ड को जान से मारने का आरोप भी था। ये मामला कोर्ट का है और फैसला भी वही होगा, बोलकर पुलिस बात को टाल दिया। आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं, कहते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहा। अरमान विनती करते हुए, मुझे माँ से कुछ बात करना है सर, कृपया कर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। गौरव शादी का जोड़ा पहले घर के मंदिर में चढ़ाने ले गया, लेकिन अचानक शादी के जोड़े में आग लग गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।